बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब किया और उनकी जो तकरीर थी वो अदाद शुमार से लेस थी। उन्होंने एक एक अदाद शुमार बयान किया कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों में कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने मर्द, कितने फसलें, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो नुकसान हो गया है पाकिस्तान को। और ये बहुत खुश आइंद बात है ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि पाकिस्तान को कितने मैसिव लेवल पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बहुत अहम इशूज़ पे बात की, जिसमें कश्मीर का मसला है कि कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मुस्लिम अक़लियती इलाकों में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के इशू पे बात की। उन्होंने 9/11 के बाद मुसलमानों को के साथ जो नस्ली इम्तियाज़ बरता गया उसके हवाले से बात की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पिछले 2 दहाइयों से जो दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और दहशतगर्दों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये भी पैगाम उन्होंने दुनिया को दिया है। तो जो नाक़दीन हैं, मुखालिफिन हैं, जो अपोजिशन में बैठे लोग हैं, उनको वज़ीर आज़म की इस तकरीर में सिर्फ एक ही मौजू मिला कि सफ़े पलटने का तरीका उन्हें पसंद नहीं आया। तो ये जो एतराज़ है, ये काबिल एतराज़ है या नहीं है, ये हमने अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करनी है। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है। जनरल असम्बली में आलमी सियासत और कौमी खारजा पॉलिसी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़, क्या PTI के खिताब पर एतराज़ात हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश है या नहीं? हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम प्रोग्राम मदीद कहते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, शनीला अमार साहिबा को। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नईम मलिक साहब, आज़म चौधरी साहब और सजाद अनवर साहब। सबसे पहले हम रुख करते हैं सोलंकी साहब का। सोलंकी साहब, एतराज़ आया तो क्या आया? अब आप इस पे क्या एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी देंगे, क्या माहिराना राय देंगे, और साथ ही साथ आपको जो खिताब था उसके अहम इश्यूज क्या लगे, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? मेरे ख्याल में जो PTI और उनके हम नवाओं का जो एतराज़ है वो इस लायक नहीं है कि हम इस नेशनल ब्रॉडकास्टर पर उसको ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि कोई भी संजीदा आदमी उसको कोई अहमियत नहीं देगा। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि कल रात की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर थी वो मैंने बराह रास्त सुनी। उसके बाद आज फिर एक दफ़ा उसे सुना और जिस तरीके से उसको रिपोर्ट किया गया उसको पढ़ा। लेकिन मैंने वक्त निकाल कर पिछले साल इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा के इसी फोरम पर जो तकरीर थी उसको भी सुना और गौर से सुना और इन दोनों तकरीरों के फ़र्क को समझने की कोशिश की। बात यह है कि कल भी मैंने कहा था कि ये क़ियादत का फ़र्क है और ये दो वज़ीर आज़म की सोच और उनकी जो नुक्ता नज़र है उसका फ़र्क भी आपको नज़र आएगा। पिछली दफ़ा जब इमरान खान गए थे तो उन्होंने तकरीबन उन्हीं मसाइल पे बात की जिन मसाइल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बात की। लेकिन जो फ़र्क था वो ये था कि इमरान खान ने बहुत सारे मसाइल पर दुनिया का मजाक उड़ाने की, टांट करने की, उनके ठट्ठे उड़ाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दुनिया हमारी तरफ दोस्ती और हमदर्दी की तरफ देखने की बजाय हमसे मुखासमाना एक रवैया अपनाया, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। सियासतदानों और सिफारतकारों में यही एक खूबी होती है कि वो दुनिया के साथ जब मामलात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि दुनिया को ये बावर कराएं कि आपके मफाद में है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। हम उनको दूर भगाते नहीं हैं जो कामयाब सियासतदान और सफारतकार होते हैं। यही फ़र्क आपको कल रात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर में नज़र आएगा। आप ये देखें कि माहौलियात पर इमरान खान ने भी बात की थी, लेकिन जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने एदाद व शुमार के साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह से उन तमाम इलाकों से वो होकर आए हैं और उनके दुख दर्द को महसूस करते हैं, और ये दुनिया को बताना कि ये जो माहौलियाती तबाही जो पाकिस्तान में आई है, हम तमाम दुनिया के लोग एक ही कश्ती में बैठे हुए हैं। आज अगर हम जिस हिस्से में बैठे हैं अगर वहाँ पर पानी आया है और हम डूब रहे हैं तो आप भी बचने वाले नहीं हैं। तो हम सब मिलकर इस
اس کا بندوبست کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بنیادی نکتہ ہے. اور ایون یہاں تک کہ بھارت اور کشمیر کے حوالے سے بھی جو بات کی اس میں بھی آپ فرق محسوس کریں. عمران خان کی جو پچھلے سال کی تقریر تھی اس میں صرف طنز اور نشتر تھے اور وہ پوری جو RSS کی اور BJP کی تاریخ بیان کرنا یہ تھا. جو دنیا کو لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے جب یہ ذکر کیا کہ یہ مسائل ہیں 5 اگست کا, تو وہاں پر ایک زیتون کی شاخ جس کو کہتے ہیں وہ بھی لہرائی کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں کہ ہم اس کو پرامن طریقے سے حل کریں. تو یہ ایک فرق ہے جو کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شنیرا صاحبہ, اعتراض اٹھ رہا ہے تو یہ اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے. پہلے ٹرانسلیٹر پہ اعتراض, اب صفحے پلٹنے پہ اعتراض, کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ یہ سر شرمندگی مٹانے کی کوشش ہے. دیکھیں یہ جو اعتراض ہے اس کو کوئی اہمیت دینی چاہیے. شیریں مزاری صاحبہ کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو کافی پڑھی لکھی اور سنجیدہ خاتون سمجھتے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ وہ تقریر کو اگر دیکھیں گی تو کوئی کرٹیکل انالیسز اس کے اوپر کریں گے, لیکن جس بےہودہ قسم کی انہوں نے اعتراض کیا اور جو ٹویٹ کی اس کو دیکھ کے شرمندگی ہوئی کہ اس لیول کی خاتون کی طرف سے اس قسم کی ٹویٹ آ رہی ہے. جب سے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ شنگھائی کارپوریشن کے پہلے جو اس پہ فورم پہ گئے یا اب جنرل اسمبلی پہ گئے, کوئی ہمیں سالڈ جو ان کی طرف سے اعتراض ہے وہ نظر نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کے اعتراض کو اہمیت دینی ہی نہیں چاہیے تھی اور اس پہ ہمیں بات کرنی بھی نہیں چاہیے. ہمیں بات کرنی چاہیے صرف وزیر اعظم کی تقریر کے اوپر کہ انہوں نے کل پاکستان کا مقدمہ کس طرح سے پیش کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ماحولیات کے اوپر جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے, جو حالانکہ پاکستان کو اس میں حصہ نہیں ہے, انہوں نے پاکستان کا مقدمہ وہاں پہ لڑا, انہوں نے وہاں پہ فیکٹس کے ساتھ بات کی کہ یہ نقصان ہمیں ہوا ہے, ہمیں جسٹس چاہیے. واقعی ہمیں جسٹس چاہیے کیونکہ ہمارا حصہ تو نہیں ہے نا اس تباہی کے اندر. ہمیں تو دوسرے ممالک کا جو G20 ان کا کیا بھگتنا پڑ رہا ہے. جب چائنا ہے 27% اس کا حصہ ہے اس آلودگی کے اندر جو دنیا میں پھیل رہی ہے, پاکستان کا تو 1% ہے. یہ مسئلہ انہوں نے رکھا. پھر کشمیر کے اوپر دیکھیں جو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے تعلقات کے اوپر بات کی, انہوں نے بڑی اچھی بات اس کے اندر کی کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. انہوں نے انڈیا کو یہ جو بات کہی کہ دیکھیں جو پیسہ آپ اسلحے کے اوپر لگاتے ہیں ہم لگاتے ہیں, وہی اگر ہم اپنی نسلوں کی بہتری کے لگائیں تو وہ فائدہ مند ہوگا. کیوں نہیں ہم ان کی ایجوکیشن کے اوپر لگاتے, کیوں نہیں ہم ان کی ہیلتھ کے اوپر لگاتے. انڈیا میں کروڑوں لوگوں کے ابھی گھروں میں باتھ روم تک نہیں ہے, غربت ان کے وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر بھی غربت سے نیچے اب لوگوں کی اس سیلاب کی تباہ ہونے کی وجہ سے تعداد بڑھ گئی ہے. تو ہمیں وہ اپنے بچوں کے فلاح و بہبود پہ لگانے والے پیسے جو ہیں وہ ہم اسلحہ خریدنے کی ایک دوسرے اس دوڑ میں جو لگے ہوئے اس پہ ہم ضائع کر رہے ہیں. پھر فلسطین کا جو مسئلہ تھا انہوں نے وہ بھی سامنے رکھا. پچھلے دنوں اس کو لے کے بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ جی وہ پاکستان کے جو ہے وہ خفیہ دورے کر رہی ہے, پاکستانی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے. لیکن کل بھی جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے بات بڑی کلیئر اپنا موقف رکھا فلسطین کے اوپر, جو پاکستان کا پہلے سے اس کے اوپر سٹینڈ تھا. پھر اسلامیو فوبیا کے اوپر بات کی کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. سکارف پہننا نہیں پہننا ہر مسلمان کا حق ہے, اور کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے, جیسے کہ انڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے بات کی. تو وہ ایک لیڈر کی تقریر نظر آئی, ایسا لیڈر جس کے دل میں قوم کے لیے درد تھا, جو اپنی قوم کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا, جو ایک مسلمان امہ کا مسئلہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے, لیکن ایک طریقے کے ساتھ کہ آئیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمسایہ ملک کو میسیج دیا انڈیا کو, وہ میسیج بہت جاتا ہے. دیکھیں جب سیولین حکومت آتی ہے وہ یہی میسیج دینے کی کوشش کرتی ہے کہ امن جو ہے اس کے ذریعے ہی ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے, جنگ کسی مسئلے کا نہیں. تو صرف تقریر پہ بات کرنی چاہیے. جو ان کے اعتراضات ہیں میرے نزدیک تو کسی اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں ان کو ڈسکس کروں. ٹھیک ہے طاہر صاحب, یہ ایسے اعتراضات اکثر ساس اپنی بہو پر کیا کرتی ہے, تو یہ اچھے لگے آپ کو اعتراضات یا اس سے اچھے ہونے چاہیے تھے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بس اس پہ کافی بات ہو چکی ہے کہ وہ غالب کا ایک شعر یاد آیا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے, اور اس سے آگے گزر جانا چاہیے. میرے خیال سے بہت بڑی سفارتی کامیابیاں ہمیں مل رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ اور جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر ہیں, اور سب سے بڑھ کے وزیر اعظم شہباز شریف, اگر ہم ان کا 2 دن کا 3 دن کا سکیجول دیکھ لیں کہ وہ بل گیٹ سے لے کے عالمی مالیاتی اداروں سے لے کے اہم تھنک ٹینک سے لے کے حکومتی اور غیر حکومتی شخصیات سے لے کے پاکستان کا دفاع کا بھرپور انہوں نے مقدمہ لڑا ہے. ان کی تقاریر میں آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ اپنا کیس پاکستان کا انہوں نے لڑا,
उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड ज़ीरो बन चुका है, और वो सारा उन्होंने उसका एक पस मंज़र किया कि ये कैमरे जब हट जाएंगे तो हम बेयारो मददगार अकेले ना करी, मुझे खदशा है कि इस कीमती लम्हे में भी मैं यहाँ हूँ, अपने अवाम के साथ हूँ। तो खुदारा ये जो है इसके ऊपर अटेंशन पाकिस्तान पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने जो मुझे मुतासर कुन चीज़ लगी कि एक जो मुनीर न्याजी का शेर है कि एक दरिया से पार उतरा तो देखा तो एक और दरिया का सामना था, मफहूम इस तरह से है कि एक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ दुनिया की सख्त तरीन जंग हमने लड़ी। हमारी बहादुर अफवाज ने, लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने, मासूम बच्चों औरतों ने, जो बेगुनाह शहरियों ने कीमत अदा की। उसके बाद हम पे इतनी बड़ी आफत आई है, तो इसमें दुनिया का कोई मुल्क भी हो वो इससे नबर्द आजमा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है, जो कश्मीर में डेमोग्राफिक बैलेंस तब्दील करने की कोशिश की गई है, जो इंडिया के आइन में नेहरू ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का एक वादा और एक गारंटी दी थी, उसको जो पामाल किया जा रहा है, और फ़लस्तीन से लेके और अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने मुकदमा लड़ा है कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के हालात है कि ठीक है वहाँ एक गवर्नमेंट तब्दील हुई है, लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान के लोगों का माशी कत्लेआम करेंगे, उनका अकाउंट फ्रीज रखेंगे, तो फिर ये एक और इंसानी अलमिया मेकिंग में। और आखिर में उन्होंने जो इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात की है, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कंसिस्टेंट है, आप उसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के बाब में वो मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। पिछले अदवार में भी देखा तो उनका ये पैगाम था कि देखें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गई, रवायती जंगें नहीं रही, अभी मौसम तब्दील होने का है। आज इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, विंटर में जो स्मोक दिल्ली में जो वहाँ माहौलियाती आलूदगी होती है वो लाहौर को भी मुतासर करती है, और कोरोना का वायरस आया तो वो इंडिया की सरहद तक नहीं रहा। और इसी तरह जो मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं, वहाँ इंडिया से जो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पानी बगैर बताए छोड़ा जा सके, तो हालात के जबर में इंडिया और पाकिस्तान को अपने अवाम को बचाने के लिए इन कुदरती आफतों का मिलकर मुकाबला करना होगा। तो आइए हम इन नफरतों को छोड़ें और हम गुर्बत से, क्लाइमेट चेंज से, इससे लड़ें। ये बहुत बड़े मैसेज थे, तो इनके आगे एतराज़ात जो है वो मानी नहीं रखते। और इसमें एक और खुशाइंद चीज़ें दो तीन जो मुझे नज़र आ रही हैं, $3 बिलियन का तो रूटीन में जो लोन है IMF ने वो उसका दिया अंदिया करने का, और शैनीला में कल ADBP के लोन का बता रही थी। लेकिन जो एक पॉजिटिव साइन है कि $10 बिलियन का हमें जो इस वक्त हमारी जो मईशत है उसके जो कर्ज़ों का को रीशेड्यूल किया जा रहा है नए हालात के तनाज़र में, अगर ये हो जाता है और जिसका गालिब इम्कान है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। वो लोग जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक के श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इस वर्स्ट हालात में भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस SCO और फिर UNGA से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें बरामद हुई हैं। पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के अवाम को ये खबरें मुबारक हों। ठीक है, मुबारकबाद दे दी है ताहिर साहब ने। सज्जाद साहब, आप क्या ऑप्शन लेंगे, हाँ की या ना की? वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी प्रिसाइज्ड और बड़ी जामे तकरीर की, और उस पर जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो यकीनन उनकी मजम्मत की जानी चाहिए। और मैं PTI के इस रवैये और उनकी जो सियासत है उसका हम पहले से भी क्रिटिक हैं, हम उसके ऊपर तनकीद करते रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात ये हुई कि जिस तरह से उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बाहर उनके कारकुनों ने उस वक्त मुजाहरा किया जब वज़ीर आज़म साहब यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से एड्रेस कर रहे थे और अपने मुल्क के डूबे हुए लोग जो थे और उनके जो गिरे हुए घर थे और जो बीमारियों का शिकार थे उनका तज़किरा कर रहे थे। और ये बहुत अफसोसनाक रवैया था शाह महमूद कुरैशी साहब का भी। वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहे, उनका एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे एक उनका कैरियर है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो कॉपी पेस्ट थी और उसी तरह की तकरीर थी जिस तरह की PTI के ज़माने में इमरान खान साहब तकरीरें करते थे, तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने हक़ाइक़ को झुठलाने वाली बात की है। और जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसका तकरीबन 60% तो मेन एम्फेसिस तो वो था
जो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में पाकिस्तान जिसको भुगत रहा है और जिस तरह की सज़ा पाकिस्तानी अवाम को मिली है, जिस तरह से हमारे लोग जो हैं सिंध के, बलूचिस्तान के, केपी के और पंजाब के, वो इस मुसीबत से गुज़र रहे हैं, वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। और जिस तरीके से अब एक फ़ंड बनाया जा रहा है, एक जो पाकिस्तान के हमदर्द मुल्क हैं उनको मिला के, जो जिससे हम अपने इस चैलेंज से निपट सकें, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और फिर सारी दुनिया के सामने इसको उजागर किया गया जो इंसानी अलमिया पाकिस्तान में हुआ। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने जब ये कहा था कि पाकिस्तान की मदद की जाए, ये वक्त है, और जब उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान सैलाब में और कर्ज़ों में डूबा हुआ है, और यही हकीकत है। हम जो जाली हुबल वतनी पिछले सालों में बेची गई थी, उसके नतीजे में हमारी इकॉनमी के साथ जो कुछ हुआ, बात तो ये है कि हमें हकायक को सामने रख के, हमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, उसमें से इस गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत करके एक रास्ता निकाला है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि पूरी टीम, मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी के जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शेरी, उन्होंने जो मिल के एक कावश की है कि सारी दुनिया के सामने अपना केस रखा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, आज़म साहब आप भी जाने बढ़ेंगे, आप क्या कहते हैं जो वज़ीर आज़म का कलीदी खिताब है वो आप इसके ऊपर अपनी माहिराना राय कैसे देंगे, और ये भी बताइएगा कि नाक़दीन जिन नुक्ता एतराज़ कर रहे हैं, आपको ये एतराज़ात कैसे लग रहे हैं, ऑप्शन हाँ या ना? मदीहा, मेरे साथियों ने बड़ी डिटेल से बात किया है, तो मेरा ख्याल है कि मैं उन्हीं बातों को दोहरा के तो प्रोग्राम का जो है ना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने तकरीर जो है ना उसमें पाकिस्तान का देखना यह है कि क्या कोर इशूज़ को एड्रेस किया है। उन्होंने हर कोर इशू पाकिस्तान का वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ और बड़े मौसर और मुदल्लल अंदाज के साथ दुनिया के सामने पेश किया। इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर के इशू पे बात की। सलाब मुतासरीन का तो एक वो सारी दुनिया के सामने उन्होंने मुकदमा लड़ा ही लड़ा, लेकिन कश्मीर के इशू, अफ़गानिस्तान के मसाइल, फिर ओवरऑल मुसलमानों के मसाइल, क्योंकि उन्होंने जब 9/11 के बाद मुसलमानों की हालत ज़ार के ऊपर उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा उन्होंने एक जो मुसलमान रहनुमा होते हैं उनका एक जो है ना बड़ा किरदार अदा किया है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ओवरऑल वज़ीर आज़म का ये दौरा, ये तकरीर पाकिस्तान के लिए बहुत मौसर और बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और जहाँ तक तनकीद का मामला है तो वो तो होती रहती है, तनकीद माने नहीं रखती। आप ये देखें कि पाकिस्तान का मुकदमा वज़ीर आज़म ने किस अंदाज में लड़ा, असल तो ये चीज़ है। तो तनकीद करने वाले तो बंदा सोने का भी बन के आ जाए तो उसे भी नहीं बख्शते। ठीक है जी, एक चीज ऐड कर दूं, जी देखिए हमें यहाँ पे ना बिलावल भुट्टो साहब की भी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने भी पाकिस्तान का मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा। जो कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में उनका इंटरेक्शन हुआ सहाफ़ियों के साथ, जिस किस्म के उनको सख्त सवालात किए गए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके जवाब दे के पाकिस्तान की पोजीशन को क्लियर किया था। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने खिताब के हवाले से जो अपनी माहिराना राय है वो किस तरह से दी है, और जिस तरह से तनकीद की जा रही है, ये तनकीद मायने रखती है या नहीं रखती, ये भी आपने इनकी ज़बानी सुना है। अगली खबर यह है कि इसहाक डार साहब की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो चुके हैं ताकि वो अदालत के रूबरू पेश हो सकें और अपना जो यहाँ पे मुकदमा है उसे लड़ सके, पाकिस्तान आ सके। उनका पासपोर्ट भी पाकिस्तानी गुज़िश्ता हुकूमत के पास था जो जब्त कर लिया गया था, अब ट्रैवलिंग का इंदिया दे दिया गया है। पाकिस्तान आएंगे, क्या हलचल होगी और वजारत ख़जाना में कोई तब्दीली होती है या नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। हमारा जो दूसरा सवाल है वो कुछ इस तरह से है, इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, इसहाक डार की वतन वापसी से कौमी मईशत के पचीदा मामलात में सुलझाव मुमकिन है। यांगी साहब, ये अहम मामला है। इसहाक डार साहब जो हैं वो एक नून लीग के अहम रहनुमा भी रहे और वो साबिक वजीर ख़जाना भी रहे। उनकी वजारत के हवाले से बताएगा कारकर्दगी कैसी रही, और अगर वो आते हैं तो फिर इस वजारत के हवाले से दोनों मिनिस्टर्स की पॉलिसीज़ में आप क्या फ़र्क देखेंगे और पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखें, जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की माली और जो फिनेंशियल जो पॉलिसीज़ हैं उनका ताल्लुक है, तो वो वज़ीर ख़जाना नहीं बनाती, पूरी काबीना बनाती है और वजारत ख़जाना की पूरी टीम बनाती है।
और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब भी पिछले 5-5.5 महीने में जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो पॉलिसीज बनाई उसके अंदर तमाम जो लीडरशिप है जिनमें जनाब इसहाक डार साहब भी शरीक हैं, वो सब एक तरह से मुशावरत करते हैं और ये जो अमल है ये जारी ही रहेगा, चाहे डार साहब आकर वजीर खजाना का हल्फ उठाएं या ना उठाएं, या मिफ्ता इस्माइल साहब इस टीम के मेंबर रहें या न रहें, इन तमाम सूरतों में तो जो पॉलिसी है वो एक तरह से एक इज्तिमाई जो बहस व मुबाहिसा है उसके नतीजे में बनती है। और जिस तरह के हालात हैं उनसे ऐसा लगता है कि शायद वो वजीर ख़जाना बनेंगे, इसलिए कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो पार्लियामान के रुकन नहीं हैं। आइनी तौर पर वो सिर्फ 6 माह तक बगैर पार्लियामान का रुकन बने वजीर ख़जाना रह सकते हैं, और अब जितना टाइम है उसमें शायद ये मुमकिन नहीं है कि वो इतने मुख्तसर अरसे में वो सेनेटर बन जाए या कोई बाई इलेक्शन से कौमी असम्बली के रुकन बन जाए। ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब जहाँ तक उनके केस का ताल्लुक है तो उस केस में तो कोई जान शुरू से थी नहीं, जहाँ तक कि एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर डार साहब ने ये कहा था कि ये जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी मैंने फला टैक्स फाइल नहीं किए, फला नहीं किए, तो ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो बक्से भरकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले आए थे, जिसको उस वक्त जज हजरात ने देखने की जहमत नहीं की जी। तो इसहाक डार साहब को कोई रियायत नहीं मिली, उन पर केस चलेगा, वो केस लड़ने के लिए तैयार है। जो उनको मफरूर करार दिया गया था वो सिर्फ इसलिए कि वो मुल्क में मौजूद नहीं थे, और उसमें 2 बुनियादी वजूहात थी। एक कि उनके पास पासपोर्ट नहीं था, पिछली हुकूमत ने उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया था, तो बगैर पासपोर्ट के तो अब सफ़र नहीं कर सकते। दूसरा उनके मेडिकल कुछ प्रॉब्लम जी हाँ। तो अब क्योंकि उनको पासपोर्ट भी मिल गया है और वो हालात जिनमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी डार साहब के खिलाफ शायद वो मौजूद नहीं है, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि वो हफ्ता जो कि पीर से शुरू होगा उसमें किसी दिन भी डार साहब के। तो सोलंकी साहब, आप कौन सी ऑप्शन ले रहे हैं कि पेचीदा मामलात को सुलझा पाएंगे, हाँ या ना? मेरे ख्याल में डार साहब अपनी टीम के साथ और जो मखलूत हुकूमत की जो क़यादत है उसके साथ मिलकर जो है वो मामलात को अपने तजर्बे की बुनियाद पर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है शनीर साहिबा, आपको क्या लगता है कि ये पेचीदा मामलात को सुलझा पाएंगे? मईशत अभी बहुत ही ज़्यादा उसमें है, मतलब बेहतरी आने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं और पॉलिसीज़ बनाने की भी कोशिश की जा रही हैं, इसको संभालने की कोशिशें की जा रही हैं। इसहाक डार साहब का जो एडिशन है वो कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, एक तो हमें ये पहले अपने सामने रखना चाहिए कि जिस वक्त इस हुकूमत ने चार्ज संभाला था तो इकॉनमी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और यही कहा जाता कि ये किसी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को हम ब्लेम नहीं कर सकते उन माशी पॉलिसीज़ के लिए जो कि उनको अवामी मुफाद में और सियासत के मुफाद में लेनी पड़ी, जिसका खमियाजा जाहिर है भुगता है, नवाज लीग ने भुगता है। जाहिर उनका वज़ीर ख़ज़ाना था कि उनके वोट बैंक के ऊपर डेंट पड़ा था। अवाम जो थी वो परेशान है अभी भी, क्योंकि आपका पेट्रोल महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसका ताल्लुक होता है आपके डॉलर्स के साथ, कि डॉलर की कीमत ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसमें ज़्यादा मसला ये भी हो रहा है कि IMF की किस्त आने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे, जिसमें हमें नजर आया कि कुछ बैंक्स का भी इसमें मामला था। 8 बैंक्स जो उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर की कीमत जो थी बढ़ा दी थी। उसकी वजह से पेट्रोल अभी तक हमारा नीचे नहीं आ रहा, महंगाई ज्यादा। तो जो नवाज लीग का सपोर्टर है ना, वो हमेशा से इसहाक डार के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। उसकी जाहिर कुछ वजूहत है। एक तो वो 1997 में भी उनके वजीर खजाना रहे, 2013 में जब हुकूमत इसहाक डार साहब ने संभाली थी उस वक्त भी महंगाई जो थी 12% थी, आपका डॉलर जो था वो 100 से ऊपर था, आपका पेट्रोल भी 100 से ऊपर था, और 12, 13, 14 घंटे की लोड शेडिंग मुल्क के अंदर होती थी। तो जब इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने महंगाई को जो था उसको भी नीचे किया था और डॉलर को भी नीचे लेके आए थे। जब उस वक्त शेख रशीद साहब उनको चैलेंज करते थे कि अगर आप 100 से नीचे डॉलर लेके चले गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, उस डॉलर तो 100 से नीचे चला गया, लेकिन आज तक अपने वो चैलेंज जो है ना वो पूरा नहीं किया शेख रशीद साहब ने, और अभी तक लोगों के ऊपर वो मुसल्लत है अपनी गंदी सियासत के साथ। तो इस वजह से, और जो थे IMF का जो प्रोग्राम था वो इसहाक डार साहब ने बड़ा सक्सेसफुली काम इम्प्लीमेंट किया था और 2016 में मुकम्मल करे। तो उस वक्त हमने यही कहा था कि अब हमें IMF के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम था उसको खराब करने की कोशिश की गई,
اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہوگی اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پھر خراب ہونی شروع ہو گئی تھی. اسحاق ڈار جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے, کیونکہ جو کیس تھا یہ تھا کہ جی آپ نے ریٹرنز جمع نہیں کروائے, جبکہ انہوں نے اپنے سارے ریٹرنز جمع کروائے تھے اس دور کے بھی, جب مشرف کے دور میں پاکستان سے باہر تھے تب کے بھی. اگر وہ جب ختم ہو گیا تو ساتھ ہی نیب نے ضمنی ریفرنس ڈال دیا خدیبیہ پیپرز مل والا, حالانکہ اس کیس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. تو اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں پاکستان میں, میرا خیال ہے کہ ان کی نیگوسیشن سکلز بہت اچھی ہیں. وہ آئی ایم ایف کے پاس جو سیلاب کے بعد پاکستان کی اس وقت حالت ہے اس کی وجہ سے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا کے ایک بہتر ڈیل لے سکتے ہیں, بہتر نیگوسیشن کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ کنسیشن مل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں بڑے سخت ہیں اور بیوروکریسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس وجہ سے جو بیوروکریٹ ہیں ان سے ڈرتے بھی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اپنے معاملات میں بڑے سخت ہوتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ ابھی نئے ہیں, پہلی دفعہ وہ پہلے بھی اسحاق حقان عباسی کے دور میں وہ بنے تھے وزیر خزانہ, اب بڑے مشکل دور میں وہ آ کے بنے. ان کی معاشی پالیسی سے کسی کو اعتراض نہیں اور نہ ہی کوئی ان پہ تنقید کر سکتا ہے جو سٹیپ انہوں نے اٹھائے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کا تجربہ زیادہ ہے, ان کی ذاتی تعلقات ہیں آئی ایم ایف میں, ورلڈ بینک کے اندر ان کی نیگوشیشن سکلز بہت اچھی ہیں, اور وہ اپنی معاشی پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے میں بڑے سخت بھی ہیں. اس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ وہ کچھ آ کے حالات کو کنٹرول کر لیں. ٹھیک ہے, آپ نے تمام جو ہے اپنی نکات ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے رکھے ہیں. طاہر صاحب, ابھی سولنگی صاحب نے ایک نقطہ واضح کیا عوام کو کہ کوئی یہ نہ جو پروپیگنڈا ہے یا فیک نیوز ہے یہ نہ چلائے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہے فائنانس منسٹری کے, لیکن انہیں آئینی جو ریزن ہے وہ بیان کیا ہے. اس سے مزید بھی ایلیبوریٹ کریے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد, ڈار صاحب کے آنے کے بعد کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف ادوار میں, ایک تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر جو ہیں وہ مختلف اکانومسٹ رہے ہیں, فائنانس منسٹر رہے ہیں, سیکرٹری فائنانس رہے ہیں, اکنامک ایڈوائزری کونسل رہی ہے, پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین ہوتی ہے, تو اکنامک ٹیم ہوتی ہے. تو ہم جو ایک شخص پہ کرتے ہیں کہ وہ فائنانس منسٹر ہے, تو دوسرا مشیر ہوتا ہے, اور بڑے کی گورنر اسٹیٹ بینک سے لے کے یہ کوئی 8-10 لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک معاشی فلسفہ یا ویژن جو ہے اس کے مطابق اکانومی چلتی ہے, اور انڈیویجول اس میں ایک حد تک کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا یہ کہ کسی کے آ جانے سے یہ جس طرح قوم کو ہیرو کی تلاش ہوتی, جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, کوئی ہوں, یہاں شوکت عزیز سے بھی لوگوں نے توقعات رکھی. پاکستان میں کوئی اکانومسٹ یونس بنگلہ دیش کی طرح کا محمد یونس نہیں آیا, انڈیا کی طرح کا منموہن سنگھ نہیں آیا. تو ہمیں یا تو ایسا کوئی اکانومسٹ ہو کہ جس کا معاشی فلسفہ ہو اور وہ ایکسپلین کرے سیاسی پارٹی میں, یہ میرا معاشی فلسفہ ہے, میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایسے کروں گا, میں وسائل کی منصفانہ تقسیم ایسے کروں گا, میں جو خسارے میں ادارے ہیں جو معیشت پہ بوجھ ہے ان کے لیے یہ کروں گا. تو آنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن پاکستان کا جو وزیر خزانہ ہو وہ عالمی مالیاتی اداروں کی لکھی ہوئی پریزنٹیشن کے علاوہ قوم کے سامنے اپنا معاشی فلسفہ بیان کرے. وہ ایک ہمیں تاریخ میں ڈاکٹر مبشر حسن نظر آتے ہیں یا محبوب الحق نظر آتے ہیں, باقی سب بوروڈ تھاٹ کے لوگ ہیں, اور وہ یہ بھی اچھا چلاتے رہے ہیں, وہ بھی اچھا چلاتے رہے ہیں. جو آپ کا کوسچن ہے بہت اوپن ہینڈیڈ ہے, ان کے لیے میں دعا گو ہوں, لیکن چیلنج بہت بڑا ہے. اچھی بات یہ کہ وہ آ رہے ہیں, اپنے مقدمات کا بھی سامنا کریں گے, اکنامک ٹیم کا بھی. دیکھیں تجربہ کار آدمی جس طرح شاہ نیلا نے بتایا, اس وقت فرق یہ تھا کہ اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں انٹرنیشنل جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، ایف اے ٹی ایف ہے، ورلڈ بینک ہے یا دوسرے لوگ ہیں، وہ اس طرح سے اب انتھیوزیسٹک نہیں ہے ٹورڈز پاکستان اکانومی اور پاکستان کو مدد دینے کے لیے۔ ہاں انسانی بنیادوں پہ تو یقیناً ہمیں مدد ملے گی یہ فلڈ کے حوالے سے، لیکن اوورآل جو ہماری اکانومی کی مرمت ہے، اس کو ریپیئر کرنا، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ایک بہتر اکانومی بنا دینا اس کو، وہ کافی مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو سب سے خطرناک چیز ہے اکانومی کے حوالے سے وہ ہر 3 سال کے بعد کی ڈی سٹیبلائزیشن ہے۔ ہر 3-4 سال کے بعد جب بھی اکانومی ذرا سی سٹیبل ہونے لگتی ہے تو سیاسی بھونچال ایسا آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہر چیز جو ہے وہ پھر ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے۔ تو یہ جو ضرورت کی کس چیز کی ہے، ایک تو سیاسی فلسفہ کسی سیاسی جماعت کے پاس اقتصادی فلسفہ نہیں ہے، مالیاتی فلسفہ نہیں ہے اس وقت تک، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج آتے ہیں نا اس ملک کو ڈے ٹو ڈے چیزوں کی طرح ہی چلانے کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ جب تک چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگا، ساری سیاسی جماعتیں ایک میز پہ نہیں بیٹھیں گی، اور معیشت کے ساتھ جو کھیل کھیلتے ہیں ہم لوگ، جس طرح سے عمران خان صاحب نے جاتے ہوئے جب ان کی حکومت جا رہی تھی اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو جس طرح توڑ دیا اور اس کو بحال کرنے میں جتنے 4 مہینے لگے اور اس کے نتیجے میں ڈالر بہت بلند سطح پہ چلا گیا اور ہماری اکانومی جو تھی 4 مہینے وینٹیلیٹر پہ رہی، اس کے آفٹر افیکٹس تو آگے آنے والے دنوں تک بھی رہیں گے۔ تو ایک نیک خواہشات ضرور ہیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لندن میں ایک بے چینی بھی تھی، میاں نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ چیزوں کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا، عام آدمی بہت مشکل میں ہے اور ان کا پنجاب میں ووٹ بینک جو تھا وہ خطرے میں تھا،
تو ایک ایفرٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسحاق ڈار صاحب اس ملک کی اکانومی کو سنبھالیں گے, ملک کو اچھے طریقے سے معیشت کو لے کر آگے جائیں گے. ہماری بیسٹ وشز ہیں ان کے ساتھ. اور یہ بات درست ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریٹو گرپ شاید اتنی سٹرونگ نہیں تھی. وہ کمپیٹنٹ تو یقیناً ہے اور ان کا ایک ویژن بھی ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اس ریاستی مشینری کے ساتھ ان کا ایک لمبا تجربہ ہے اور اس پیچیدگی کو وہ سمجھتے ہیں. وہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں, پہلے بھی وہ ڈالر کو ڈیل کرتے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کے آنے سے کوئی اچھی خبریں آئیں گی. اگر باہر سے فنڈ آ جاتے ہیں اور ہمیں اس دفعہ IMF کی طرف سے کچھ چھوٹ مل جاتی ہے تو وہ کوشن ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے پاس, اس سے وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. ٹھیک ہے سجاد صاحب, آپ نے ہاں میں جواب دیے, آگے بڑھیں گے. اعظم صاحب, لندن کی اگر ہم بات کریں تو اسحاق ڈار صاحب اور ان کی فیملی کو کافی مشکل حالات کا سامنا رہا. PTI فالوورز ان کو فالو کرتے رہے, ان کے اوپر سخت الفاظ جو ہیں ان جملے کستے رہے اور یہ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کرتے رہے. اور ایسے مشکل حالات دیکھنے کے باوجود ان میں یہ جذبہ ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو سرو کر سکیں. اس تمام حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اپنا اوپینین کیسے دیں گے, سوال کا جواب ہاں میں دیں گے یا نہ میں دیں گے؟ دیکھیں جی, سیاسی لوگوں کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے اور یہ افسوسناک ہے کہ دوسرے ممالک کے اندر ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگانا یا ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے غلط الفاظ استعمال کرنا, اس سے تو خیر ہم اپنے ملک کا جو امیج ہے وہ خراب کرتے ہیں. اور یہ تو ایک بڑی غلط روایت ہے جو لنڈن کے اندر ہم نے دیکھنے میں آئی ہے دیگر ممالک میں. لیکن جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے, دیکھیں اس سے ایک تو جو ہمارا نیب کا سسٹم ہے, ہم کل بھی اس سے بات کر رہے تھے, اس کے اوپر ایک کویسچن مارک آتا ہے. پہلے ایسا صاحب تمام مقدمات پہ نظر ڈالیں. کل ہم احسن اقبال صاحب کی بات کر رہے تھے, ان کا اس سے کلین چٹ ملنا, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے دائمی وارنٹ جو ہیں ان کو ختم کرنا. یہ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا سلسلہ جو ہے نا وہ مسلسل جاری. اور اب آ کے جب نیب کے قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں تو تھوڑا سا وہ کنٹرول ہونے جا رہا ہے. دوسری جانب آ جاتے ہیں ہم اکانومی کی طرف. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسحاق ڈار ایک بڑے تجربہ کار وہ وزیر خزانہ رہے ہیں پاکستان میں, انہوں نے کئی دفعہ سرو کیا اور پاکستان کو جو معاشی چیلنجز کا ماضی میں سامنا رہا, مجھے یاد ہے کہ جب گزشتہ ادوار میں وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی ڈالر کی اڑان اسی طرح جاری تھی, لیکن انہوں نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ ان دونوں وزارتوں کی جو بیوروکریسی تھی اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے کام کیا تھا اور ڈالر کے جہاں جہاں پہ لوگ اس میں سرمایہ کاری کرتے تھے یا فکٹیشیس طریقے سے اس کو بڑھاتے تھے اس کی قیمتیں, وہ اس کو وزارت داخلہ کو اس میں استعمال کر کے FIA کو استعمال کر کے اس کو کنٹرول کرتے تھے بر وقت. اور کراچی چندرگڑھ روڈ ان کی فوکس ہوتا تھا کہ وہاں پہ ساری یہ گیم ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ انفارچونیٹلی ہم ڈالر کو کنٹرول کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو پائے. جو ڈالر مافیا ہے وہ بار بار ایک قسم کا سٹا کر رہا ہے اس پاکستان کے اوپر, پہلے اوپر لے کے جاتا ہے پھر نیچے لے کے آتا ہے پھر اوپر لے کے, جس سے پورے پاکستان کا اسٹیٹ کا نظام برباد ہو رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے. دوسری جانب ہماری حکومت وہ اس کو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہی ہے, لیکن یہ سرمایہ کار جو ایک سٹا کر رہے ہیں جو لوگ وہ اس کا ستیاناش کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ اسحاق ڈار کیونکہ اس کو تجربہ رکھتے ہیں وہ اس کو بہتر کر لیں گے اگر وہ وزیر خزانہ آ کے بنتے ہیں تو. ٹھیک ہے, ہمارے ایکسپرٹس نے جس طرح سے جواب دیے ناظرین آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے ریزننگ بھی دی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کی آئینی مدت کیوں پوری ہونے والی ہے, اس میں آئینی نکتہ کیا ہے یہ بھی آپ نے جانا ہے, اور اگر اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں تو وہ کیوں پاکستان کی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ریزنز تمہارے ایکسپرٹس نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اہم ڈیولپمنٹ آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے, یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جو کہ وہ ماضی میں نہیں کر رہے تھے. ان میں اسٹیبلشمنٹ کو اچھا کہنا بھی شامل ہے, اس میں اسمبلی میں واپس آنے کا اندیا دینا بھی شامل ہے, اور اس میں یہ بھی کہنا شامل ہے کہ ملکی مفاد کی خاطر ہم مختلف ممالک سے اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں. تو یہ وہ تمام نکتے ہیں, وہ تمام باتیں ہیں جو وہ ماضی میں نہیں کر رہے تھے. تو ہمارا آج کا آخری اور تیسرا سوال کچھ اس طرح سے ہے, عمران خان کے قومی اسمبلی میں واپسی کے اشارے, کیا یہ عمران خان کا ایک اور یو ٹرن ہے یا نہیں؟ سولنگی صاحب اوور ٹو یو, آپشن کیا لیں گے آپ؟ مجھے
मौलाना फजल रहमान ने एक दफ़ा एक लतीफ़ा सुनाया था, वो याद आता है, जिसमें उन्होंने एक गाय का जिक्र किया कि जी वो मैं तो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन वो गाय की धुन को पकड़कर वो वापस आ गए। तो वो पिछली दफ़ा भी जो है वो आपको याद है कि 2014 के धरने के बाद ये उन्होंने इस्तीफे दिए थे और फिर जो है वो वापस आए थे, और जब वो वापस आए थे तो उन्होंने तनख्वाहें भी सारी वापस ले ली थी और सहूलियात भी। और फिर उस वक्त जो मौजूदा वज़ीर दिफा हैं वो गालिबन वज़ीर ख़ारजा थे, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक शानदार फ़िक्रा कहा था जो आजकल हमारे पाकिस्तान के सियासी जो गुफ्तगू है उसका एक अहम सतून बन गया है। तो मुझे नहीं मालूम कि अगली बार जब ये वापस आएंगे तो ख्वाजा साहब क्या जुमला अदा करेंगे, लेकिन बात बहुत साफ है और वो ये है कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि रियासती ताकत से एक आईनी प्रोसेस जिसमें उनकी हुकूमत जा रही थी उसको रोका जाए। उसमें वो कामयाब नहीं हुए। जब हुकूमत चली गई उसके बाद मुसलसल इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करने की कोशिश की, इदारों के अंदर बगावत कराने की कोशिश की, उसमें जब नाकामी हुई अब उनको यकीन हो गया है कि न वक्त से पहले इलेक्शन होने हैं और न उनकी कोई जो डिमांड है वो पूरी होनी है, और न वो 50 लाख और 30 लाख लोग इस्लामाबाद में लाकर यलगार कर सकते हैं। तो उसके बाद उनके पास रास्ता क्या है सिवाय ये कि अगर एक साल तक वो यहाँ 5-5 करोड़ रुपए का जलसा तो नहीं कर सकते हर रोज, उसके लिए पैसे चाहिए, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान आज बंद गली में खड़े हैं, उनके पास पार्लियामान में वापसी का के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो सियासी नुकसान है इमरान खान को जो, और आपका जवाब हाँ में है कि या ना में? जी मेरे ख्याल में वो उनके पास वापसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो इस हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटा नहीं सकते। ठीक है शरीर साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि वो अब इदारों से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दीगर ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और इससे कबल उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। हाँ में जवाब देंगी या ना में जवाब देंगी? देखिए इमरान साहब जो यू टर्न ले रहे हैं ये पहली दफ़ा तो ले नहीं रहे, और उनके अपने बकौल जो अजीम लीडर होते हैं वो हमेशा यू टर्न लेते रहते हैं, ये अजीम लीडर की निशानी है। तो उन्होंने असेंबली के अंदर तो आना ही था, जल्द आते या लेट आते, लेकिन कोई ना कोई वजह उन्होंने ढूंढ के आ जाना था। हमने 2014 में भी देखा था, जिस वो धरना लेके आ रहे थे तो उस वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनको कहा कि जी हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है धांधली के ऊपर, लेकिन इमरान ने कहा कि नहीं मैं फिर भी आऊंगा और मैं धरना दूंगा, क्योंकि अब मैंने सिर्फ हुकूमत गिरानी हो। 126 दिन बैठे रहे, फिर उनको एपीएस के वाकया जो था वो मिल गई एक वजह जिसकी वजह से उन्होंने अपना धरना खत्म किया, और फिर जुडिशल कमीशन को वो मान भी गए। तो अब उन्होंने जो नई डिमांड रख दी कि जी अगर आप वो साइफर की तहकीकात के लिए कमीशन बना तो मैं वापस आ जाता हूँ, तो वो तो ऐसा कोई बड़ा मुतालबा नहीं है जो हुकूमत कहेगी ठीक है जी हम मान लें। मेरे ख्याल में उनको एक वो दी जाएगी, स्पेस दी जाएगी वापस लाने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन इस वजह से कोई नहीं है कि पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, जहाँ पे जाके उन्होंने उनके जो 8 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, जाकर उन्होंने रुकवाने की कोशिश की, नहीं जी पूरे 126 के करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, स्पीकर का इख्तियार है कि वो करेगा। उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो कल उनको चीफ जस्टिस ने भी यही बात की कि जी आप असेंबली क्यों नहीं आते, आप वहाँ पे आपको अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है। फिर उसके बाद उनकी जो हम मुलाकात के बारे में सुनते रहे थे कि एक उनकी बड़ी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, उसके अंदर भी उन्होंने इलेक्शन की बात की, तो उनको साफ कह देगा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करवाने हैं। जो मखलूत हुकूमत इस वक्त बैठी है, अगर वो चाहेगी जिस वक्त, एक तो पहले सैलाब की वजह से हो भी नहीं सकते, सही, लेकिन उसके बाद मखलूत हुकूमत जब चाहेगी वो सोचेगी तो कबल वक्त इंतखाबात करवा सकती है। तो खान साहब की जो एक तहरीक थी ना, वो पानी का एक बुलबुला था जो किसी भी वक्त ब्रस्ट हो जाना, तो वो तकरीबन हो चुका है। तहरीकें वही चलती हैं जो अवामी मुफाद में होती हैं, जो जात के लिए होती हैं, वो ज्यादा देर नहीं चलती हैं। आप फरोई और जज्बाती नारों के ऊपर कोई तहरीक चला ही नहीं सकते, और अवाम को कितनी देर बेवकूफ बनाएंगे। तो वो मेरे ख्याल में पहले वो रजीम चेंज वाला जो था वो उनका साजिश जो थी वो नारा पिट गया था, अर्ली इलेक्शन उनको नजर नहीं आ रहे थे, तो अब कोई ना कोई उनको बहाना चाहिए। जो वो साइफर वाला उन्होंने दे दिया है, और अदारों से जाहिर उनको नजर आ गया कि मैं धमकियां तो दे रहा हूं उनको, लेकिन उस धमकियों का असर कोई नहीं हो रहा ना, तो उस वजह से मेरा अपना ख्याल है कि वो वापस आएंगे असेंबली में, क्योंकि उनके पास अब चारा कोई नहीं रह गया। ठीक है, ठीक है। ताहिर साहब आप क्या कहेंगे कि अवाम में पजीराई अब नहीं मिल रही, ये भी एक वजह है यू टर्न लेने की, और साथ ही बताइएगा सवाल का जवाब आप हाँ में दे रहे हैं या ना में?
देखें, जब उन्हें इक़्तिदार से रुखसत किया गया तो उनके ज़हन के किसी गोशे में था कि ये हुकूमत सर्वाइव नहीं करेगी, चैलेंजेस बहुत हैं, तादी बहुत हैं, और मैं बड़ी कम वक्त में इस हुकूमत को डिसलॉज करने में तैयार हूँ। तो उन्होंने इस सारे अरसे में जो है आउट ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन की है, इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी किया जो नाकाम हुआ, और इस दौरान में वो उन्होंने सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बरकरार रखी हैं, बल्कि पंजाब में जो चेंज हुई गवर्नमेंट की उसमें भी उन्होंने पूरी शद-ओ-मद से हिस्सा लिया। तो अवाम में ये बात तय है कि भाई ये इस मुतालबे में भी संजीदा नहीं, तो सूबाई हुकूमतें हों, दूसरे आइनी ओहदे हों, वो अब भी उनके पास हैं। तो इस वजह से एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अब उनको ये भी है कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि इंतखाबात का इनेकाद कबल अज़ वक्त अगर कोशिश भी करें, इस पर कंसेंसस भी हो जाए तो वो मुमकिन नहीं। माशी सूरत हाल भी है और सैलाब भी है, उसके अंदर जो दीगर चैलेंजेस भी हैं। तीसरा पहलू जो ये है कि वो ये नुकसान करिए, खुशाइंद है कि वो वापस आएँ, लेकिन जब इंसान अगर मगर की शर्तें रखता है तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस ऑफर नहीं है। जिस तरह शहनीला बता रही थी कि वो साइफर का बता रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस फोरम पे तहकीकात होंगी तो मैं उसको मान लूँ। वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आला अदलिया में जो तहकीकात हुई उन्होंने उनका मुकदमा फारिग कर दिया, और जब आखिरी वो उनके इक़्तिदार के दिन थे तो उसमें उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन संजीदा एफर्ट नहीं की, कोई कमीशन नहीं बनाया, कोई और नोटिस नहीं कराया, जिसके तहत ऐलानात तो बहुत थे लेकिन खुद तहकीकात का बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने कमीशन नहीं बनाया। अब मुनासिब फोरम क्या होगा तहकीकात का ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं तो बताया। बस ये एक वक्त की ऐसे कमी है। आगे चलते हैं। सजाद साहब, आपका जवाब हाँ में होगा या ना में? ये उनका यू टर्न है, ठीक है। और यू टर्न उनकी सियासत का एक मेन फीचर है। ठीक। लेकिन हकीकत ये है इस मुल्क की सियासत की कि यहाँ पे पावर सेंटर जो है ना वो पार्लियामेंट के साथ साथ कुछ पैरेलल पावर सेंटर्स भी हैं। एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, और फिर किसी ज़माने में अमेरिका के बारे में भी कहा जाता था कि वो भी पाकिस्तान में एक फ़ैसला करते हैं कि यहाँ किसने आना किसने नहीं आना। अब पता नहीं वो कितना रेलेवेंट है। इमरान खान साहब जो थे उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर की जो पावर सेंटर थे उनके साथ हाथ मिलाया था, तो वो पार्लियामेंट में उनको अक्सरियत मिली थी। ये उनका रास्ता था इक़्तिदार में आने का और मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का। और जब उनको निकाला गया तो उनका ख्याल था कि पार्लियामेंट के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़ैसला तो शायद कहीं बाहर होना है। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि पहले वो प्रेशर डाला, उन्होंने साइफर निकाला, अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत सारी गुफ्तगू की उनके ख़िलाफ़, फिर एस्टेब्लिशमेंट को कहा, बेशुमार नाम दिए जानवर से लेकर और भी बहुत कुछ, फिर उसके गद्दारी तक। फिर उसके बाद उन्होंने अदलिया से कहा कि ये कौन सी मुसीबत आ गई थी कि रात के वक्त अदालत लगानी पड़ी, मैं मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहता था। अभी ये जो ताज़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ना, इनके 50 जलसों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब जो मौजूदा स्पीकर साहब हैं उन्होंने जो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं उनका पॉइंट वैलिड है। 130 लोग कैसे पार्लियामेंट से बाहर जा सकते हैं? आपको लोगों ने वोट दिया था नुमाइंदगी करने का, आप नुमाइंदगी करें। और जो आपके डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़े कबूल किए थे वो उसी तरह अनलॉफुल थे जिस तरह से उन्होंने असेंबली तोड़ने का की जो एक वो करारदाद को जिस तरह से गैर आईनी करार दिया था और आप लोगों ने असेंबली तोड़ दी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आज़म साहब, आप भी अपना तज्जिया दीजिएगा और ऑप्शन बताइएगा, हाँ ले रहे हैं या फिर ना में जवाब दे रहे हैं। मैं तो मदीहा बड़ी देर से ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो रहा। ठीक है। सड़कों के ऊपर एहतजाज करने की बजाय खान साहब को पार्लियामेंट के अंदर आके आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि इस मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। मैं तो इसको बहुत मस्बत ले रहा हूँ। अगर वो पार्लियामेंट में वापस आने का फ़ैसला कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और अगर वो सड़कों की बजाय पार्लियामेंट के अंदर अपना पॉलिटिकल रोल प्ले करें और बाकी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर मुल्क की इकॉनमी और सियासत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें तो शायद उनको अप्रिशिएट किया जाए।
ورنہ جو احتجاجی سیاست وہ کر رہے تھے اس کا تو نہ عوام کو فائدہ تھا نہ ملک کو فائدہ تھا. ٹھیک ہے، احتجاجی سیاست کا جو ہے وہ عوام کو اور ملک کو دونوں کو فائدہ نہیں ہے. ناظرین، ہم نے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بارے میں بات کی، اسحاق ڈار صاحب کے وطن واپسی کے بارے میں بات کی، اور قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی واپسی کے بارے میں بات کی ہے. ہمیں اجازت ہے، اگلے ہفتے دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.